वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूं आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसका इंग्लिश का सेक्शन कैसे हैंडल करेंगे। शुरू करेंगे आज सुबह के फर्स्ट आर्टिकल से। क्लाइमेट प्लेज इसका टाइटल है। आप सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ। कल दिवाली है, पहले से ही आपको विशेष दे देता हूँ। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है दिवाली। मैं चाहूँगा आपकी ज़िंदगी से जो स्ट्रगल का डार्कनेस है उससे आप बाहर निकलो, लाइट देखो आप भी सक्सेस की। कल की छुट्टी रखेंगे, आप भी इंजॉय करना फेस्टिवल को, मैं भी सेलिब्रेट करूँगा। अब आ जाओ आज के आर्टिकल पे। बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा भोला भाला आर्टिकल है। कोशिश करेंगे कॉम्प्रीहेंशन के साथ में ग्रामर और वोकैब पे ज़्यादा फोकस दे पाएँ। सारी ग्रामर सारी वोकैबलरी आज की आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। मैं चाहता हूँ आप में से हर लड़का और लड़की 5 में से 5 मार्क्स ले, है ना। मन से सीखोगे तो आएंगे, जो सीख रहे हो उसी पे क्विज सारा का सारा अप्लाई होता है। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है क्लाइमेट प्लेज। देखिए क्लाइमेट मतलब मौसम, प्लेज का मतलब है कसम। किसी ने मौसम के ऊपर कसम खाई है, कमिटमेंट किया है, वादा किया है, प्रॉमिस किया है। क्लाइमेट समझ गए ना, एनवायरनमेंट। अब देखो किसने कसम खाई है, किसकी बात कर रहा है। कह रहा है ऑन COP26 या COP26 समिट इन ग्लासगो। कह रहा है बात कर रहे हैं उस मीटिंग की जिसका नाम है COP26, जो कि हुई है समिट या मीटिंग ग्लासगो नाम के शहर में, स्कॉटलैंड के एक सिटी में। तो इस सिटी के अंदर कुछ नेता, राजनेता इकट्ठे हुए दुनिया भर के। उन्होंने मौसम को लेकर के कई वादे किए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ेंगे। समझ गए। क्लाइमेट मतलब एनवायरनमेंट, प्लेज मतलब कसम, कमिटमेंट, प्रॉमिस, कुछ वॉ, इसको वॉ भी बोलते हैं, VOW, ठीक है। किसी चीज़ के लिए कसम खाने को कहते हैं वॉ करना। समिट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी या एक टॉप कॉन्फ्रेंस। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, मीटिंग हो रही है, उसको भी समिट बोल दो। और किसी पहाड़ की चोटी पे आप पहुंच गए हो, वो भी एक समिट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है। इंग्लिश में एक ही वर्ड एक से ज़्यादा मीनिंग सकता है। आपका यही चैलेंज है कैसे उन मीनिंग्स को आप मास्टर करेंगे, है ना, कैसे उनको यूज़ करेंगे। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा नेशंस मस्ट रियलाइज दे आर नॉट इन ए कॉम्पिटिटिव रेस बट ट्राइंग टू आउटरन द क्लॉक। कह रहा नेशंस को रियलाइज़ करना चाहिए, दुनिया भर के देशों को इस चीज़ को समझना चाहिए। रियलाइज़ करने का मतलब है एहसास लेना, है ना। इनको एहसास होना चाहिए कि वो कोई कॉम्पिटिटिव रेस में नहीं है, वो एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी के सभी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो आउट रन द क्लॉक करें। अब ये क्या बोला है भाई, आउट रन द क्लॉक। क्लॉक मतलब दीवार घड़ी या वक्त। आउट रन मतलब किसी से आगे निकलना, किसी से तेज भागना, किसी को सरपास करना। जब आप आउट रन द क्लॉक करते हैं इसका मतलब होता है आपका वक्त निकलता जा रहा है किसी काम को करने का। आप किसी काम को वक्त रहते ही करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ना हो वक्त निकल जाए और उस काम को आप कर ना पाओ। तो नेशंस को ये रियलाइज़ करना है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को आउट रन द क्लॉक करना है, वक्त रहते कंट्रोल करना है। इस रेस में हम ना कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। मीनिंग है सेंटेंस का ये। नेशन सब्जेक्ट है, मस्ट रियलाइज उसकी वर्ब है। दे जो आया नेशंस के लिए दे आया है। इसकी 2 वर्ब्स हैं, पहली है आर और दूसरी है आर ट्राइंग, बट कंजंक्शन के बाद। सब्जेक्ट वर्ब जब तक आप नहीं पकड़ोगे सेंटेंस का सर और पाँव आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए हर सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं ग्रीन कलर में मार्क करके रखता हूँ, वर्ब को पिंक कलर में। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी डेवलप होगी। फॉलो करते जाना आपको पढ़ते हुए इस चीज़ को, है ना। चलो अब फटाफट से देखेंगे वोकैबुलरी इस आर्टिकल की, ताकि पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले मैं ऐड कर दूं, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे SSC की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, UPSC की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का। मैं 2 दिनों के लिए एक्स्ट्रा कैशबैक चल रहा है अमेजोन पे से। लाइफ टाइम पास अगर आप बाय करते हैं तो अप टू 10% आपको कैशबैक भी मिल जाता है। चलिए ये अपनी वोकैब शीट है,
सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रोज़ मैं इसको अपडेट करता हूँ। आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक वर्ड है फॉर्मिडेबल, कई बार कर चुके हैं, पुराना वर्ड। प्रोन है, फिर एब्जॉर्ब है और फिर एम्बिशियस है। प्रोन और फॉर्मिडेबल पुराने हैं, एब्जॉर्ब और एम्बिशियस दोनों नए वर्ड्स हैं। एक एक करके सबको देखेंगे। फॉर्मिडेबल आप जानते हैं ना, ऐसी चीज़ जिसके नाम से ही आपको डर लगने लगे, और वो चीज़ नहीं, वो कोई काम हो। आपको मैं कुछ ऐसा बोल दूं, सुन के ही आप कांप जाओ कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। वो काम क्या बन जाएगा? फॉर्मिडेबल काम बन जाएगा। जैसे 3 people लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल अकॉम्प्लिशिंग द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ स्केलिंग दिस माउंटेन। 3 आदमियों ने अपनी ज़िंदगियां खो दी जब वो अकॉम्प्लिश कर रहे थे इस डराने वाले टास्क को, इस जो है आपको कंपा देने वाले काम को, जो है स्केल करने का, चढ़ने का इस माउंटेन पे, इस पहाड़ पे। तो पहाड़ पे चढ़ने का काम ही बड़ा मुश्किल है इस वाले पहाड़ पे, और 3 लोगों ने इस काम को करते हुए अपनी जान गंवा दी। तो ये फॉर्मिडेबल जो वर्ड है, इसका एक सिनोनिम आप देखोगे आज, अ टॉल टास्क या अ टॉल ऑर्डर। समझ गए ना? फॉर्मिडेबल का ही सिनोनिम है टॉल टास्क या टॉल ऑर्डर। इसको आप आज आर्टिकल में देखोगे। एक और पुराना वर्ड है प्रोन। प्रोन का मतलब होता है डिफेंसलेस, किसी चीज़ के सामने मजबूर। द पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व इन क्राइम्स। जो गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं इन्वॉल्व होने को क्राइम्स के अंदर। पढ़े लिखे नहीं है, पैसा नहीं है, अब एक ही इलाज बचा, कुछ क्राइम कर लो, अपना पेट पाल लो, है ना। तो ये प्रोन होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। प्रोन का सिनोनिम होता है वल्नरेबल, जिसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। एक और सिनोनिम होता है ससेप्टिबल, जिसको भी आज आप आर्टिकल में देखोगे। समझ गए ना? वल्नरेबल, प्रोन, ससेप्टिबल एक ही बात है। अब आ जाओ आज का नया वर्ड, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना किसी चीज़ को। अब इसके 2 मीनिंग है, किसी चीज़ को लिटरली सोख लेना या किसी चीज़ को मेटामॉर्फिकली सोख लेना। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ये मेटामॉर्फिकली, इस वर्ड को भी समझना क्या है। लिटरली का मतलब होता है वास्तव में सोख लेना। जैसे द सैंड एब्जॉर्ब्ड ऑल द वाटर, इस रेत ने सोख लिया सारा का सारा पानी। अब यहाँ पे एक सोखने की एक्टिविटी हुई है, लिटरल एक्टिविटी हुई है, वास्तव में एक्टिविटी हुई है। लेकिन दूसरा देखो सेंटेंस, अ गुड स्टूडेंट एम्स टू ऑब्जॉर्व एवरीथिंग ही और शी रीड्स। एक अच्छा स्टूडेंट एम करता है कि वो सोख ले हर उस चीज़ को जो वो पढ़ता है ना, चाहे ही है चाहे शी है। यहाँ पे अब सोख नहीं रहे अपने, यहाँ पे एक्चुअल में अपने अंदर समा रहे हैं, किसी चीज़ को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, नॉलेज को। तो जब आप मेटामॉर्फिकली, मतलब लिटरल एक्टिविटी नहीं हो रही, बस एक सिंबॉलिक तरीके पे किसी चीज़ को आप कर रहे हो, सोख रहे हो, है ना। जैसे नॉलेज को आप सोख रहे हो, इन्फॉर्मेशन को सोख रहे हो, तब भी एब्जॉर्ब नाम का वर्ड यूज़ होता है। दोनों ही तरीके से इस वर्ड को यूज़ करें। अब खास बात यह है कि इसका एक सिनोनिम है एसिमुलेट, जो बहुत बार आप आर्टिकल्स में देखोगे। ये दूसरे वाले मीनिंग के लिए यूज़ होता है। मिट्टी में पानी चला गया तो एसिमुलेट मत करवाना, वहाँ एब्जॉर्ब भी चलेगा। लेकिन किसी न्यूज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को अगर आपने एब्जॉर्ब किया है, वहाँ पे एसिमुलेट नाम का वर्ड इसका सिनोनिम बन जाता है। चलिए आगे बढ़े। एब्जॉर्प्शन इसकी नाउन फॉर्म है। लास्ट वर्ड है अपना एम्बिशियस, हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षी। जो हिंदी ना समझता हो उसका मतलब है एमिंग वेरी हाई, जिसका हाई बड़ा एम हो, है ना। काम करते हो चाय की दुकान पे, लेकिन किसी ने पूछ लिया क्या बनोगे भाई, क्या करोगे, तो आपने बोल दिया पीएम बनूंगा। तो ये एक एम्बिशियस प्लान है आपका, बहुत ही हाई आपने एम किया हुआ है, शायद पूरे होने के चांसेस ना भी हों, है ना। द इंडियन पीएम इज टू लॉन्च एन एम्बिशियस 2 बिलियन PLI स्कीम टू गिव बूस्ट, इसको बूस्ट कर लेना, बूस्ट टू स्मॉल एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। कह रहे हैं हमारे जो पीएम है वो लॉन्च करने वाले हैं, इज टू लॉन्च, फ्यूचर में लॉन्च करेंगे एक महत्वाकांक्षी 2 बिलियन की स्कीम को, बहुत ही अच्छा बड़ा हायर एम रखने वाली स्कीम को, ताकि बूस्ट मिले हमारे एक्सपोर्टर्स को, देश के निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। समझ गए ना। एम्बिशियस को एस्पायरेशनल भी बोलते हैं और अर्निस्ट भी बोलते हैं, दोनों ही बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी बड़ी इच्छाओं के रखने वाले के सिनोनिम है। ये एम्बिशन नाम के नाउन से बना है। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, बड़े बड़े सपने। चलिए 4 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए, रिवीजन चालू रखो, आपको रिवीजन की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। आ जाओ बैक टू द आर्टिकल। समरी टाइम, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। बीच बीच में पटाखे बज रहे हैं, माइंड मत करना, दिवाली का मौका है ना, अब रोक तो सकते नहीं। चलो देखो, हुआ ये है कि ग्लासगो में मीटिंग हुई है COP26 की, जिसमें दुनिया भर के राजनेता मिले हैं, मोदी साहब भी गए थे। मीटिंग का थीम है क्या? मीटिंग का थीम है क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे मोदी साहब ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कर दी, 2070 तक इंडिया भी नेट कार्बन एमिशन फ्री जो है कंट्री हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है 2070 तक हमारे देश में से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उतने ही देश में पेड़ भी लगेंगे, कार्बन सिंक भी बनेंगे, उतना कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस भी सोखेंगे, तो नेट हमारा जीरो हो जाएगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है
अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस टारगेट इंडिया ने रख दिया है और ये टारगेट पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया की तरह इस रास्ते पे आगे बढ़ सकती हैं, है ना। फिर ये यूँ भी कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं अमीर और गरीब कंट्रीज़ के बीच में, और कह रहा है ये बहुत पुराने डिसएग्रीमेंट्स हैं, आज के नहीं हैं। लेकिन अल्टीमेटली झगड़ों का सुलझाना यही होगा, सब देश जब ये रियलाइज़ करेंगे कि वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। एक घड़ी है जो आगे टिक 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 आगे बढ़ रही है, वक्त आएगा तब सबको नुकसान होने वाला है, उससे पहले कुछ सोल्यूशन निकाल लो। तो बस आज इसकी यही समरी है। पहला काम है वेलकमिंग, इंडिया के मूव को, मोदी जी के मूव को वेलकम कर रहा है। दूसरा काम है कंसर्न्ड है ये आगे जाके क्या होगा अगर झगड़े ना सुलझे तो। शुरू कर दें आर्टिकल को। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, YT योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सारे क्वालिटी कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ऐप पे मिलते हैं। बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग सिखा रहा हूँ आपको मैं। 25% कोर्स हो चुका है ना। 5000 स्टूडेंट्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। फ़ायदा उठा लो अगर यूपीएससी, बैंक, SSC, IELTS किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश को लिखना चाहते हो। बिल्कुल बेसिक से ही सिखाता हूँ मैं कैसे आपको पेन पकड़ना और कहाँ तक पहुँचना है। इस कोर्स की कीमत है 699, लेकिन दिवाली के मौके पे आपको मिल रहा है 475 रुपये में इस कोड को लगा करके। फ़ायदा उठा लेना जब तक आपको मिल रहा है ना डिस्काउंट। इसी तरह से SSC बैंक्स के भी हैं जो कॉम्बो है बैंकिंग का, प्री और मेंस 124 में मिल रहा है 199 की जगह कोड लगा करके। अलग भी ले सकते हो आप, SSC का अलग से, बैंकिंग का अलग से, प्रीलिम्स का अलग से, मेंस का अलग से, सब आपको कोर्सेज भी 50-50, 100 रुपये में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको व्हाट्सअप रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। व्हाट्सअप करना। कह रहा है इन अ सरप्राइज मूव एट COP26 इन ग्लासगो, PM मोदी अनाउंस्ड दैट India will commit to ambitious enhanced climate targets and cuts in carbon emissions in its nationally determined contribution या NDC। करेक्ट सरप्राइज मूव में सबको हैरान कर देने वाली एक हरकत में, और कहाँ पे, इस मीटिंग में एट COP26। और कहाँ पे हो रही है मीटिंग? इन ग्लासगो नाम के शहर में। कह रहा है PM मोदी ने अनाउंस कर दिया दैट वो ये कि इंडिया कमिट टू करेगा, इंडिया वादा करेगा, कमिट टू करेगा, और किसको? बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही बड़े हाई एम रखने वाले एस्पायरेशनल और बढ़े हुए क्लाइमेट के टारगेट्स को, एनहांस टारगेट्स को, और उन कट्स को जो आएंगे कार्बन के एमिशन में, कार्बन के डिस्चार्ज में। अब ये कहाँ करेगा कमिट? इसके नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन में, इसके देश के डिटर्मिन किए हुए पक्के इरादे वाले कॉन्ट्रीब्यूशन में जो हमने दुनिया के सामने डिक्लेयर किए हैं। तो मोदी साहब ने बोला है हम भी मानने को तैयार हैं कि 2070 तक हम भी कार्बन एमिशन बंद कर देंगे। समझ गए? मोदी साहब की वर्ब है अनाउंस्ड, इंडिया की वर्ब है विल कमिट टू। एम्बिशियस आप जान गए हो, एमिशन का मतलब होता है डिस्चार्ज, है ना, धुआं छोड़ना, उत्सर्जन करना, डिस्चार्ज करना। और इसमें कुछ देखने वाला है, जब भी मीटिंग की बात हो ना, इस मीटिंग में ये हुआ, उस मीटिंग में वो हुआ, तो इनको प्रीफर ना करें, आप प्रीफर करें एट को। समझ गए ना? एट G20 दिस हैपेंड, एट दैट मीटिंग दैट हैपेंड। समझ गए ना? तो मीटिंग के साथ में एट को प्रेफर करेंगे बजाय इनके। चलो आगे बढ़ते हैं। कह देयर वर प्रॉमिसेस टू इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स, मीट 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, reduce emissions by 1 billion tons and bring down the economy's carbon intensity below 45% all by 2030। अब कह रहे ये कौन से वादे थे भाई? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ये होता क्या है? कह रहे बहुत सारे प्रोमिसेस थे, वादे थे। इसी के अंदर प्रोमिसेस क्या थे भाई? पहला प्रोमिस था बढ़ा देंगे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जो कच्चे तेल से ना बनती हो ऐसी एनर्जी जिसमें कोयले का योगदान ना हो, है ना। हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, तो इसको 500 गीगावाट कर देंगे। पहला प्रॉमिस तो है ये। दूसरा काम कह रहे जो हमारी 50% एनर्जी की नीड है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेंगे। अभी तक वर्ल्ड अपनी 80% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से ले रहा है, तो इंडिया कहता है हम 50% मतलब आधी अपनी नीड जो है सोलर पावर से पूरी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे कार्बन के एमिशंस को 1 बिलियन टन से, अभी जितना होता है उससे 1 बिलियन टन हर साल कम करेंगे। और फिर क्या करेंगे? ब्रिंग डाउन कर देंगे, नीचे ले आएंगे कंट्री की इकॉनमी की कार्बन इंटेंसिटी को, और कहाँ से? 45% से। तो जितनी है उसका 45 नीचे भी ले आएंगे। और ये सारे काम हम जो है 2070 तक नहीं करेंगे, ये सारे काम हम करेंगे 2030 तक, अगले 8 सालों में। समझ गए ना? तो ये है हमारा NDC। पिछले अगले 8 सालों में हम ये सब काम करने वाले हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम जो है कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने की रास्ते पे होंगे। प्रॉमिसेस की वर्ब है वर, देयर से इस वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं है।
वर आया है प्रोमिस के हिसाब से। जब भी क्लोज देयर से शुरू हो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा होता है। अगर एक ही प्रॉमिस होता, पीछे एस ना लगा होता, तो यहाँ पे वर की जगह पे वॉज भी आ जाता। फिर समझा रहा हूँ, देयर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एग्जाम में वॉज और वर दोनों ही देखोगे आप देयर के बाद। कार्बन इंटेंसिटी मतलब कितना कार्बन अपने इंटेंसली डिस्चार्ज करते हैं। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, कम करना। बड़े आगे सिंपल सेंटेंस है। कह रहा फाइनली द पीएम मेड द मच अवेटेड डिक्लेरेशन टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। कह रहा ये सारे वादे कर देने के बाद फाइनली पीएम साहब ने बना दिया एक बड़ा ही डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को मेक करने का मतलब होता है ऐलान करना, है ना। तो पीएम साहब ने एक ऐलान कर दिया। अब ये ऐलान कौन सा था भाई? ये था मच अवेटेड, जिसका सबको था बड़ा इंतजार। अवेटेड मतलब इंतजार वाला, मच मतलब बहुत सारा। अब ये कौन सा इंतजार वाला डिक्लेरेशन था? डिक्लेरेशन था कि हम रीच करेंगे, पहुंच जाएंगे इस मुकाम पे, नेट जीरो एमिशंस पे 2070 तक। समझ गए? चलो अब आओ इस आर्टिकल में देखने वाली चीज़ें। पीएम की वर्ब है मेड, कोई भी पोजीशन हो, है ना, कोई भी चेयरमैन हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी टाइटल हो, टाइटल के आगे हमेशा द लगा के बताएं। द प्रेसिडेंट, द पीएम, द मैनेजर, द ट्रस्टी, द चेयरमैन। समझ गए? लेकिन टाइटल के आगे उसका नाम आ जाए बंदे का, तब द को ना लगाएं। अगर पीएम के बाद में मोदी लिखा होता, समझ गए ना, तो द को मैं जो है द को यहाँ से निकाल देता। इतना आप जानते हो ना, बार बार रिपीट इसलिए करवाता हूँ, दिमाग में आपके सेट हो जाने चाहिए रूल्स। अब एक रूल और है छोटा सा, पहले आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे मच अवेटेड की जगह पे किसने रोका था मच वेटेड लगाने को? इस अवेट का वेट बना दें, इस अवेट का वेट बना दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चलिए इंग्लिश में दो वर्ब्स हैं, एक है वेट, एक है अवेट। दोनों का मतलब होता है किसी की राह देखना, किसी का रास्ता देखना, है ना, इंतज़ार करना। फ़र्क क्या है दोनों में? भाई फ़र्क ये है, एक वर्ब अपने आगे फॉर लेती है और दूसरी वर्ब अपने आगे फॉर नहीं लेती। द एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर या अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। हर आदमी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। अब देखो वेट फॉर, अवेट फॉर, इसमें फॉर यहाँ पे ठीक है, लेकिन अवेट के बाद गलत है। बात एक ही है, दोनों एक ही काम कर रही हैं, मीनिंग एक ही देंगी, लेकिन वेट फॉर ठीक होता है, वेट के बाद में फॉर आता है, अवेट के बाद में फॉर नहीं आता। इसीलिए यहाँ पे हमने मच अवेटेड लिखा है, या तो लिखते हैं मच वेटेड फॉर, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है, ऐसा आप लिखा हुआ देखोगे भी नहीं। अगर वेट यूज़ करना तो फॉर तो लगाना पड़ेगा जिस चीज़ का वेट हो रहा है। तो ऐसा ना लिख के हमने क्या किया, मच अवेटेड लिखा बिना फॉर के, ऐसे लिख के इस एडजेक्टिव को बना दिया। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा द मच अवेटेड रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। बढ़े आगे। अब ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स जो एक दूसरे की सिनोनिम है, जिनमें से एक प्रेपोजिशन लेगी दूसरी वाली प्रेपोजिशन नहीं लेगी। ऐसी 14-15 वर्ब्स मैंने आपको दिखाई हुई हैं, इनको दिमाग में बिठा लो, इन पे बनेंगे क्वेश्चंस। डिमांड मतलब आस्क फॉर, सीक मतलब लुक फॉर, अपोज मतलब ऑब्जेक्ट टू, इक्वल मतलब इक्वेट टू, इनहिबिट मतलब लिव इन। वैसे ही अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, कंपाइज इक्वल कंसिस्ट ऑफ। तो ये आपके दिमाग में आपको बिठानी पड़ेंगी। लेफ्ट साइड वालियों में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, राइट साइड वालियों में आएगा ही आएगा जब भी इनको यूज़ करना है। मीनिंग इनके सेम है। आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, ग्रामर सीरीज में करवाया हुआ आपको मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में। चलो कह रहा है द अनाउंसमेंट केम एज अ सरप्राइज गिवन दैट इंडिया हैड गिवन नो चॉइसेस टू विजिटिंग वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर बिफोर द कॉन्फ्रेंस एंड हैड नॉट फाइल्ड अपडेटेड एनडीसी बाय द डेडलाइन लास्ट मंथ। अब कह रहा है सरप्राइज की बात क्या है? कह रहा है जो ऐलान हुआ ना डिक्लेरेशन, ये एक सरप्राइज बन के आई, केम एज अ सरप्राइज। इस चीज़ को देखते हुए, गिवन दैट, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि जो इंडिया है ना, उसने दिया था कोई भी एश्योरेंस नहीं, इंडिया ने कोई भी गारंटी नहीं दी थी। एश्योरेंस मतलब गारंटी। और किनको? विजिट करने वाले वेस्टर्न क्लाइमेट निगोशिएटर्स को, जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज से क्लाइमेट को निगोशिएट करने वाले जो विजिटिंग जो लोग हैं, है ना। और कब? इस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो इंडिया ने किसी को कुछ नहीं बोला कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये देंगे, ये बताएंगे, कोई गारंटी नहीं दी। और करें ना ही फाइल किया था अपडेटेड एनडीसी को डेडलाइन तक, लास्ट महीने, जब डेडलाइन इंडिया को दी गई कि आप अपना नेशनली डिटरमाइंड, जो ये बताओ आप फॉर्मूला है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो उस डेडलाइन के वक्त भी इन्होंने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया था। बस अचानक से मोदी जी के मन में आया वहाँ जाके, और इन्होंने एज अ सरप्राइज पूरी दुनिया को गिफ्ट कर दिया। समझ गए? अनाउंसमेंट की वर्ब है केम, इंडिया की वर्ब है हैड गिवन, इंडिया की दूसरी वर्ब है हैड नॉट फाइल्ड। अश्योरेंस मतलब गारंटी, अफर्मेशन, किसी चीज़ का कंफर्मेशन। गिवन और गिवन दैट, इन दोनों का मीनिंग आप जानते हो।
दोनों में फ़र्क ये है कि गिवन एक प्रेपोजिशन है, गिवन दैट एक कंजंक्शन है। प्रैक्टिकली फ़र्क ये है कि गिवन के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, गिवन दैट के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का क्लोज आएगा, एक जोड़ा आएगा। जैसे गिवन या गिवन दैट चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, द इंडियन साइड हैज़ स्टार्टेड फोर्टिफाइंग इट्स बॉर्डर्स। कह रहा देखते हुए चाइना के आक्रामक रवैये को इंडिया की तरफ इंडिया की साइड ने स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है मजबूत बनाना अपने बॉर्डर्स को। अब देखो यहाँ पे गिवन और गिवन दैट में से एक को चूज़ करना है ना, तो इसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या लगने वाला है, इस वाले के ऊपर। ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। समझ के ना, कोई वर्ब आ रही है क्या? नहीं आ रही। अगर इसमें वर्ब नहीं आ रही, नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे गिवन नाम की प्रपोजिशन को, यहाँ से गिवन दैट को निकाल दें। ठीक है, दूसरा वाला देखो, गिवन या गिवन दैट चाइना हैज़ एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, द इंडियन साइड हैज़ स्टार्टेड फोर्टिफाइंग इट्स नेबर्स बॉर्डर्स। बात वही है, मीनिंग वही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी आ गया है चाइना और उसकी वर्ब आ गई है हैज़। जब सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए तब गिवन नहीं आ सकता, तब यूज़ करें गिवन दैट। प्रैक्टिकली समझा दिया मैंने आपको कब गिवन लगाना है और कब गिवन दैट लगाना है। बढ़े आगे, चलो। कह रहे अर्लियर द G20 summit in Rome ended without any new commitments on climate change, and India's G20 Sherpa and Minister Piyush Goyal had said that India could not identify a year for ending net carbon emissions, ensuring carbon dioxide emissions are absorbed by the use of technology and lowering outputs। अब ये सेंटेंस लंबा है, देखो और लंबा है। एक काम करते हैं, पहले वाला पार्ट इसका पढ़ लेता हूँ, फिर बाद वाला पार्ट ऐड कर दूंगा। कह रहा है इससे पहले जो G20 की समिट हुई, कहाँ पे हुई भाई? रोम के अंदर। कह रहा है ये ख़त्म हो गई बिना किसी नए कमिटमेंट या वादे के, और किस पे? क्लाइमेट चेंज पे। कोई वादा ना इंडिया ने किया, ना किसी वर्ल्ड की दूसरी कंट्री ने किया जो बड़ा सा ऐलान हो क्लाइमेट चेंज को लेके। कह रहा है ये तो हो गई समाप्त। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? कह रहा और इंडिया के जो शेरपा थे, जो मिनिस्टर पीयूष गोयल थे, शेरपा का मतलब है यहाँ पे प्रतिनिधि, नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो पीयूष गोयल थे, उन्होंने ऐसा कह भी चुके थे, वो हैड सेड इस मीटिंग में, कि इंडिया नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, इंडिया नहीं डिटर्मिन कर पाया, पहचान पाया ऐसे एक साल को जो है एंड करने का नेट कार्बन एमिशंस को। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंश्योर करना, पक्का करना कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं, CO2 एमिशंस हैं, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरा एमिशंस के आउटपुट को कम करके, लोअर करके हमारे आउटपुट को। तो कह रहे इस मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। पीयूष गोयल साहब ने कह दिया हम तो कोई साल जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, जब हम जीरो करके दिखाएंगे आपको। हमें समझ ही नहीं आ रहा वो साल कौन सा होगा, 2070 या 5070। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कह रहा ये हम तब नहीं कर पा रहे unless the developed world committed to funding India's energy transition and enabled clean technology transfers on a much higher scale। कह रहा है ये हम तब तक नहीं कर पा रहे अगर ऐसा ना हो। अच्छा, कौन सी चीज़? जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड है, समझ गए ना, UK है, US है, जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। कह रहा अगर वो कमिट ना करें, वो वादा ना करें फंड करने का इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को, इंडिया के एनर्जी के मूवमेंट को, है ना, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और कह रहा है वो इनेबल ना करें क्लीन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को और बड़े स्केल पे, हायर स्केल पे। तो उन्होंने यही बोला आप हमें क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी जो तकनीक है वो बताओ, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने देश में क्लीन टेक्नोलॉजी बनाएं, और आप हमारे एनर्जी ट्रांजिशन को फंड भी करो, क्योंकि इसकी वजह से देश में इकॉनमी धीमी पड़ेगी। अगर ये काम आप दोनों नहीं कर पाते हो ना, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा वो साल कब आएगा जब हमारा जो है अपना क्लाइमेट एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है, हम जीरो कर पाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसा इन्होंने मीटिंग में बोल दिया। थोड़ा लंबा है सेंटेंस, इतना से इतना से इतना से इतना, है ना, पीस बाय पीस मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाओ सेंटेंस के देख लेते हैं स्ट्रक्चर। G20 समिट की वर्ब है एंडेड, मिनिस्टर साहब की वर्ब है हैड सेड, इंडिया की वर्ब है कुड नॉट आइडेंटिफाई, एमिशंस की वर्ब है आर एब्जॉर्ब्ड पैसिव वॉइस में। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, एसिमुलेट कर लेना। डेवलप्ड वर्ड का मतलब है कमिट टू करना, इसकी वर्ब होगी कमिट टू, वादा करना। कमिट टू, कमिटमेंट टू, इसके बाद में आती है वर्ब की ING फॉर्म। अच्छे से आप जानते हो, कल ही करवाया मैंने और बहुत बार करवा चुका हूँ। ये सारे वो फ्रेज हैं जिनमें टू के बाद आप वर्ब की ING फॉर्म को देखते हो। तो कमिटेड टू या कमिटमेंट टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आनी चाहिए या नाउन आना चाहिए, तो इन्होंने वर्ब की ING फॉर्म फंडिंग लिखी हुई है। अच्छा, वर्ड की दूसरी वर्ब है इनेबल्ड, दो वर्ब्स आई हैं इसकी। आगे बढ़े,
ये अनलेस वाला कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, वहाँ पे आपको मैं डिटेल में करवाता हूँ, है ना, एक और जगह ये आएगा। कह रहा मिस्टर गोयल इवन सजेस्टेड दैट इंडिया कुड नॉट स्विच टू नॉन फॉसिल फ्यूल एंड कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स अनलेस it was made a member of nuclear supplier group या NSG where it is being blocked by China and a number of other countries। कह रहे गोयल साहब ने ये भी सजेस्ट कर दिया कि इंडिया स्विच कर ही नहीं पाएगा नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ, ऐसे फ्यूल की तरफ जो कोयले या कच्चे तेल से ना बने, है ना। हम कभी भी इस तरह से अपना स्विच कर ही नहीं पाएंगे। हमारी रेलगाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से चलें 100% हो ही नहीं पाएगा। और कह रहा इंडिया ये भी नहीं कर पाएगा, एंड नहीं कर पाएगा कोयला बेस्ड जो थर्मल प्लांट्स हैं, बिजली बनाने के जो प्लांट्स हैं, कह रहा कब नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा ना हो अनलेस कि ये बनाया जाए एक मेंबर NSG का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, जिसमें आपको यूरेनियम मिल जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए आसानी से। कह रहा अगर जब तक आप इसका एक मेंबर हमें ना बनाओ। और ये कौन सा ग्रुप है जहाँ पे इसको ब्लॉक किया जा रहा है चाइना और कई दूसरी कंट्रीज के द्वारा, है ना, जहाँ पे इसको मेंबर बनने के लिए टांग फंसाई जा रही है। तो उन्होंने ये बोल दिया आप हमें मेंबर मत बनाओ, अगर नहीं बना रहे तो दबाव भी मत डालो कि हम जो है फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल को बंद करेंगे। आप मेंबर बना दो, यूरेनियम दिलवा दो, हम पावर प्लांट बनाएंगे, खुद ही हमारा फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगा। गोयल की वर्ब है सजेस्टेड, इंडिया की वर्ब है कुड नॉट स्विच टू, दूसरी वर्ब है कुड नॉट एंड, इट की वर्ब है वॉज मेड पैसिव वॉइस में। इट आया इंडिया के लिए, वैसे ही इट आया यहाँ पे इज बीइंग ब्लॉक्ड, है ना, ब्लॉक यहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज़ करा गया है, इज बीइंग ब्लॉक्ड। अच्छा अब आ जाओ अनलेस पे। देखो 3 वर्ड्स हैं, अनलेस, अनटिल और लेस्ट। तीनों में एक खासियत है, तीनों में ना जो है ना, नहीं, नो, वो ऑलरेडी शामिल है। तो इन वर्ड्स के बाद में कभी भी अफर्मेटिव क्लोज आप ना यूज़ करें, मतलब इनके साथ में अफर्मेटिव क्लोज ही यूज़ करना है, नेगेटिव क्लोज कभी भी यूज़ नहीं होगा। इनमें ऑलरेडी ना लगा हुआ है ना, तो इनके बाद में नोट कभी भी नहीं लगाना। अब देखो कैसे, वी वॉन्ट बी एबल टू कैच द ट्रेन अनलेस वी डोंट ड्राइव फास्टर। अनलेस का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो, हम एबल नहीं होंगे कैच करने में ट्रेन को, हम ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे। अगर ऐसा ना हो, और क्या ना हो, हम तेज़ जो है ड्राइव ना करें, ड्राइव फास्टर ना करें। देखो हिंदी में आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में गलत है। नोट यहाँ भी आ गया, नोट इसमें भी लगा हुआ है। आपको ये लिखना चाहिए अगर ऐसा ना हो कि हम तेज़ ड्राइव करें, है ना, ऐसा ना हो हम तेज़ ड्राइव करें तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको सीधा सा एक काम करना है, जो भी टेंस है उसको चेंज कर दो अफर्मेटिव में। यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे डू नॉट की जगह लिख दो डू ड्राइव फास्टर। और वैसे भी डू की ज़रूरत नहीं होती है तो वी ड्राइव लिख दोगे, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है वी ड्राइव फास्टर। ये काम आपको करना है। वैसे ही द मैन विल रिमेन इन जेल अंटिल द कोर्ट डजंट गिव हिम ए बेल। आदमी जेल में रहेगा जब तक ऐसा ना हो उसको कोर्ट एक बेल ना दे दे, जमानत ना दे दे। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अंटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, तो तब तक जेल में रहेगा जब तक उसको कोर्ट से बेल ना मिले। अगेन अंटिल में ना आ चुका है, डजंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो कोर्ट और यहाँ लगा दो एस, कोर्ट गिव्स हिम अ बेल, है ना। द पुलिस एडवाइज्ड अस टू रिमेन केयरफुल लेस्ट पिक पॉकेट्स डोंट रॉब अस। पुलिस ने हमें एडवाइस किया कि आप चौकन्ने रहना, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जेब कतरे हैं आपको लूट लें, रॉब कर लें, ठीक है। अब क्या करें भाई, लेस्ट के बाद में भी आपको अफर्मेटिव क्लोज यूज़ करना है। यहाँ पे डोंट को निकाल दो, पिक पॉकेट्स रॉब अस। याद रखना लेस्ट के बाद में या तो आएगी वर्ब की बेस फॉर्म या फिर शुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। अगर यहाँ पे शुड भी लगा देते हो तो भी ठीक है, अगर शुड को नहीं लगाते हो तो भी ठीक है। नोट नहीं लगाना है और वर्ब यूज़ होगी बेस फॉर्म में। शुड रॉब ही लिखोगे, शुड रॉब्स नहीं लिख सकते। शुड लगाओ चाहे ना लगाओ, समझ गए। थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने आपको, इन तीनों वर्ड्स को ऐसे ही चलाना है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको 5 मिनट में बताया ना, आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसका। एवरेज हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इन तीनों वर्ड्स पे आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़े। कह रहा मिस्टर मॉरिस प्लेजेस in 2021 will require an almost immediate shift in government's priorities if it wishes to meet its first few goals in just 8 years। कह रहा मोदी साहब की जो कस्में हैं, प्लेजेस हैं जो ऊपर की हैं इन्होंने, बड़ी बड़ी दी हैं 2021 में, अब इनको होगी ज़रूरत। और क्या, लगभग एक जल्दी से आने वाली शिफ्ट की, बदलाव की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में, सरकार की प्राथमिकताओं में। अच्छा क्यों? कह रहा अगर इंडिया विश करता है, अगर इंडिया चाहता है कि वो मीट करे अपने फर्स्ट फ्यू गोल्स को, पहले कई गोल्स को महज 8 सालों में। तो 2030 में बड़े बड़े गोल्स कर दिए मोदी साहब ने वादा,
तो आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा अगर वो वादा पूरा करना है। प्लेजेस की वर्ब है विल रिक्वायर, इट की वर्ब है विशेस। इट आया यहाँ पे गवर्नमेंट या इंडिया के लिए, दोनों में से किसी के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट यूज़ करोगे क्योंकि इंडिया कहीं लिखा नहीं हुआ है ना, तो गवर्नमेंट विशेज आपको ऐसा मान लेना है। इट आया गवर्नमेंट के लिए। बढ़े आगे, कौन सा कंडीशनल लगा है भाई इस सेंटेंस में? पॉज करो वीडियो को, 0, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिख देना कमेंट्स में, जिनको पता है ज़रूर से लिखा करो, है ना। कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 0? आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल अच्छे से हो चुके हैं, आपको सबको आने चाहिए, बेसिक की प्लेलिस्ट में रखे हुए पूरी वीडियो है ना। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द प्रॉमिस टू रिड्यूस एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स वुड नीड अ रिडक्शन इन इंडियाज कार्बन आउटपुट बाय अ मैसिव 22% बाय 2030। एक एस्टिमेट के हिसाब से, एक अंदाज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू। अच्छा, अंदाज किसका है? एक सरकारी संस्था का है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इसके हिसाब से हुआ क्या, जो वादा है रिड्यूस करने का एमिशंस को 1 बिलियन टन से, इतने कम एमिशंस को करने का, उसको ज़रूरत होगी एक रिडक्शन की, एक कमी की इंडिया के कार्बन आउटपुट में, इंडिया के कार्बन की प्रोडक्शन में। और कितने? एक बहुत ही बड़े हिस्से 22% के द्वारा 2030 तक। तो ये 1 बिलियन टन अगर 2030 तक आपको करना है ना, हमारे देश में जो भी काम हो रहा है उसमें कार्बन का आउटपुट 22% कम करना पड़ेगा अगले 8 सालों में। अगर हो गया तभी 1 बिलियन टन का जो वादा आप पूरा कर पाओगे। समझ गए? प्रॉमिस की वर्ब है वुड नीड, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन कीपिंग विद, सबका मतलब है के हिसाब से, लेकिन इनको यूज ऐसे ही करना। इन कीपिंग टू मत कर आना, अकॉर्डिंग विद मत कर आना, है ना। चलेंगे ये ऐसे ही, मीनिंग इनका सेम है। स्क्रीनशॉट डाल लो, बार बार इनको यूज़ करो। चलो आगे बढ़े। कह रहा है बाय, ये हो गया ना। कह रहा हूँ नेट जीरो द टारगेट ऑफ 2070 इज 2 decades आफ्टर द ग्लोबल गोल एट मिड सेंचुरी एंड वुड रिक्वायर द वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकॉनमी इंक्लूडिंग चाइना टू पिक emissions प्रेफरेबली बाय 2030 itself। कह रहा है जो नेट जीरो का टारगेट है, टारगेट 2070 का है जो, कह रहा है ये 2 decades है बाद में, 2 दशक है बाद में। और किसके? जो पूरी दुनिया का गोल है मिड सेंचुरी का। तो धरती का गोल क्या है? 2050 तक हम जो है सबके सब कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। कह रहा है इससे हमारा 20 साल आगे का गोल है 2070 वाला, नेट जीरो वाला। कह रहा है ये जो गोल है ना, ये रिक्वायर करेगा, ज़रूरत है कि दूसरी जो ग्रोइंग इकॉनमी है जिसमें शामिल है चाइना, वो पीक कर जाए अपने एमिशंस को। पीक करने का मतलब है मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचना और वहाँ से गिरना शुरू कर देना, ताकि एक पीक बन जाए, एक चोटी बन जाए, है ना। तो वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आकर के रिड्यूस करना शुरू कर दें, पीक कर दें। और कब तक? लगभग 2030 तक खुद ही इटसेल्फ। समझ गए? अब इसका रीजन क्या है साइंटिफिकली, मैं नहीं जानता। इंडिया के टारगेट से चाइना के टारगेट का साइंटिफिकली, टेक्निकली क्या रीजन है, क्या कनेक्शन है, ये आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर चाइना 2030 तक इस काम को कर देगा तो इंडिया 2070 तक इस काम को कर पाएगा। ढूंढ लेना भाई नेट पे, और पता लगे तो मुझे भी बता देना। आगे बढ़ते हैं। 70 की 2 वर्ब्स हैं टारगेट की, इज और वुड रिक्वायर। कह रहा है इंडिया मीट्स अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी एंड रैम्पिंग दैट अप टू 50% बाय 2030 विल बी ए टाल टास्क 2। कह रहा है इंडिया मीट करता है, पूरा करता है लगभग 12% इसकी बिजली की नीड को, ज़रूरत को रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए, न्यूक्लियर पावर के जरिए, सोलर पावर, विंड पावर के जरिए, थर्मल पावर के जरिए, है ना। थर्मल नहीं, जियो थर्मल। तो इन सब के जरिए सिर्फ 12% इंडिया में बिजली बनती है। और कह रहा है जो रैम्प अप करने का काम है ना, जो ग्रेड अप करने का काम है, अपग्रेड या लेवल अप करने का काम है, इसको 50% तक। कहाँ से? 12 से। और कब तक? 2030 तक। कह रहा है ये अपने आप में एक फॉर्मिडेबल टास्क होने वाला है, एक टॉल टास्क होने वाला है, या टॉल ऑर्डर होने वाला है। समझ गए? ये टॉल आस्क किसने लिख दिया है? करेक्ट वर्ड होता है टॉल टास्क, है ना। टॉल टास्क, टॉल ऑर्डर, अ फॉर्मिडेबल टास्क, सबका मतलब है डराने वाला काम। समझ के आगे बढ़ते हैं। इंडिया की वर्ब है मीट्स, रैम्पिंग अप जीरेंट की वर्ब है विल बी। कह रहा है इफ द गवर्नमेंट रियलाइजेस मिस्टर मोदीज प्रोमिसेस इन ग्लासगो, इंडिया विल बी ए ग्लोबल बेकन इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है गवर्नमेंट रियलाइज अगर कर ले, किसको भाई? मोदी साहब के प्रॉमिस को, जो आया है ग्लासगो में। अगर गवर्नमेंट इसको अनुभूति लेके इस पे काम करना शुरू कर दे, महसूस करना शुरू कर दे, इसको सीरियसली ले ले, तो इंडिया हो जाएगा एक ग्लोबल बेकन, एक वैश्विक मशाल। मशाल समझते हो ना, लाइट हाउस हाथ में लेके अपने आगे चलते हैं ना, आग की मशाल। तो इंडिया जो है दुनिया में बन जाएगा एक मशाल बन जाएगा। अब किन कामों में? 2 कामों में।
पहला काम है जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे फाइट करने का, और दूसरा काम है पक्का करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ऐसे विकास को जो सस्टेनेबल है, जो टिकाऊ है, जो लंबे वक्त तक सस्टेन कर सकता है। समझ गया? तो अगर गवर्नमेंट अगर पूरे मन से इस पर काम करने लगे तो इंडिया एक मशाल बन जाएगा, सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। गवर्नमेंट की वर्ब है रियलाइजेज, इंडिया की वर्ब है विल बी, है ना। अगेन यहाँ पे लगा हुआ है कंडीशनल, ध्यान से देखोगे तो कंडीशनल की स्ट्रक्चर साफ साफ लिखी हुई है, कोशिश किया करो ढूंढने की। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो सस्टेन कर सके, टिकाऊ हो, लंबा चले। बैकन का मतलब होता है मशाल। प्रेपोजिशन अब हमेशा अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया फाइटिंग, लेकिन एंड के बाद में इसका एक और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंश्योरिंग। तो यहाँ पे अगर इंश्योर लिख दूँ, आईएनजी निकाल दूँ, सेंटेंस गलत हो जाएगा। पूरा सेंटेंस ब्रेक करके देखा करो, इन फाइटिंग और इन इंश्योरिंग ऐसा ये लिखा हुआ है। आज के क्विज में इसी कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं। आगे बढ़ो। कर एट द लीस्ट इट इज़ होप्ड द कमिटमेंट्स विल इंस्पायर अदर कंट्रीज टू कीप देयर वर्ड, particularly the developed world that has lagged behind in fulfilling combined promises of billions of dollars to fund emerging economies, LDCs, and the most climate vulnerable countries in the global south। कह रहा है अब किनको शर्म आनी चाहिए, बाकियों के लिए तो मशाल बन गए हम, है ना, मिसाल बन गए। अब उनकी बात कर रहे हैं जो अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। कह रहे कम से कम एट द लीस्ट ऐसी आशा है, ऐसी होप है ना। क्या चीज़ भाई? कि ये जो कमिटमेंट्स हैं, जो वादे इंडिया करके आया है, ये इंस्पायर करेगा दूसरी कंट्रीज़ को कि वो अपने वर्ड्स को कीप रखें। चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है ना, यूके है, जो उन्होंने कह दिया उस वादे को पूरा करें। कह रहा है खास करके हम बात कर रहे हैं अमीर देशों की, डेवलप्ड वर्ल्ड की, जो कि अभी भी पिछड़े हुए हैं, लैग कर रहे हैं, फॉल बिहाइंड कर रहे हैं अपने फुलफिल करने में कंबाइंड प्रॉमिस को, मिले जुले वादे को, जो है कई बिलियन डॉलर्स की मदद का फंड करने के लिए इमर्जिंग इकोनॉमीज को, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, इंडिया को, ब्राज़ील को, है ना, बांग्लादेश को, और एलडीसीज को। एलडीसी का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दुनिया की सबसे पिछड़ी हुई देश, है ना, अफ्रीका के। और किनको? द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ, दुनिया की ग्लोबल साउथ की सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं, क्लाइमेट चेंज के सामने डिफेंसलेस कंट्रीज जो हैं ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है द थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, सबसे अमीर देश, फिर उससे कम अमीर देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, इसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ, थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ। तो ऐसी जो कंट्रियाँ जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग से, उनको भी फंड करे, ऐसा बना है सेंटेंस। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है? इट की वर्ब है इज होप्ड, कमिटमेंट्स की वर्ब है विल इंस्पायर, दैट की वर्ब है हैज़ लैग्ड। इन तीनों को देख लेना। फंड किनको करना है? इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज़ को, दुनिया के सबसे पिछड़े देशों को, और उन कंट्रीज़ को जो थर्ड वर्ल्ड में रहती हैं, इंडिया जैसी, जिनके पास सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, ब्राज़ील, इंडिया जैसी कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज के सामने। वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, डिफेंसलेस, प्रोन, है ना, ससेप्टिबल। आगे बढ़ते हैं। ये ग्लोबल साउथ को कभी कभी आप देखोगे द पेरिफेरी, कभी कभी थर्ड वर्ल्ड, दोनों तरीक़ों से बताया जाता है। कह रहा व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज कंट्रीज मस्ट रिमेंबर दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद वन अनदर बट ट्राइंग टू टुगेदर टू आउट रन द क्लॉक। कह रहे जब बात होती है क्लाइमेट चेंज की, व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, जब बात होती है पर्यावरण में बदलाव की, सभी कंट्रीज़ को याद रखना चाहिए वो कोई कंपटीशन में नहीं है एक दूसरे के साथ, कोई रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है जिसको आप जीत जाओगे। हारने के लिए एक जंग तैयार है आपके लिए, और आप ट्राई कर रहे हो कैसे भी करके घड़ी से आगे निकल जाएं, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से तबाही हो उससे पहले कोई एक्शन हम ले लें, है ना। इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। इट की वर्ब है कम्स, कंट्रीज़ की वर्ब है मस्ट रिमेंबर, दे की वर्ब है आर, और दे की दूसरी वर्ब है आर ट्राइंग। आउट रन, ओवर रन तक लोग आप समझ गए हो, है ना, किसी को आगे निकलना किसी चीज़ से, सिंपल सा आर्टिकल है। चलो, व्हेन इट कम्स टू के बाद में हमेशा नाउन या जीरेंड आता है। अगर आप अपनी इस वाली शीट को देखोगे तो उसमें व्हेन इट कम्स टू आपको मिल जाएगा। कहाँ है भाई? व्हेन इट कम्स टू दिख नहीं रहा है नहीं, है रहा, व्हेन इट कम्स टू, है ना। इसके बाद में नाउन या जीरेंड आएगा, इसलिए यहाँ पे इसने नाउन लगा दिया है। क्लाइमेट चेंज वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। आज के सिंपल सा आर्टिकल है और सिंपल सा क्विज है, जो बताया मैंने आपको सबका सब अप्लाई होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कैसे इन वर्ब्स को यूज़ किया जाए। अगर इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखा है तो आप यहीं से बता दोगे कौन सी वर्ब कैसे यूज़ की जानी चाहिए, है ना। सेकंड में बताया गया आपको
चलो ये आप खुद से करो, है ना। मेक लगाएं, मेकिंग लगाएं, टू मेक लगाएं या टू रेंटर लगाएं, ये मैं आपको कमेंट्स में भी नीचे डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में आंसर हिंट के साथ में आप वहाँ चेक कर लेना। फिर आपसे पूछा असिमिलेट, इस वर्ड को कौन से सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ किया गया है। 2 सेंटेंस है आपके सामने, असिमिलेट और एब्जॉर्व के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको बता देना कौन सा सेंटेंस गलत है जिसमें असिमिलेट वर्ड नहीं आना चाहिए। लास्ट में आपको मिलेंगी 2 एरर्स, चौथे और 5वें क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस आपके सामने है, दोनों को आइडेंटिफाई करो और करेक्ट करो। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में आंसर्स को डाल रहा हूँ हिंट के साथ, चेक करके बताना कितना स्कोर मिला आपको आउट ऑफ 5, है ना। एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को। एक क्वेश्चन भी रख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, दोनों एस्पेक्ट देख के इसको आंसर करना 3 सेंटेंसेज में। आपका क्वेश्चन ये है, क्या क्लाइमेट चेंज को देखते हुए इंडिया को अपने शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ताक पे रख के क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं। इकोनॉमिकली नुकसान होगा हमें, लेकिन धरती भी हमारी है, जो बाद में नुकसान होगा पूरी मानव जाति को होगा। तो क्या अभी शॉर्ट टर्म में पैसा देखें या लॉन्ग टर्म में प्लेनेट को देखें, है ना। कैसे इंडिया को इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हर पहलू को देख करके आंसर करना। 3-4 सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो, मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी टाइम मिलेगा तो डाल दूंगा फर्स्ट कमेंट में ही। कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।